तो स्टीफेंस लॉ क्या है, हमने पढ़ा ही दिया है। कितना एनर्जी पर सेकेंड कोई भी बॉडी रेडिएट करेगा किसी टेम्परेचर T पे, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T⁴, है ना। और क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा। ठीक, इसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखो तुम लोग पढ़े हो कि नहीं। तो एक बॉडी है जिसका रेडियस r है और टेम्परेचर 227 डिग्री C। एक दूसरा बॉडी है बच्चों जिसका रेडियस 2r और इसका टेम्परेचर 127 डिग्री C। इफ इट इज रेडिएटिंग U1 power, U1 energy per second, and this one is radiating U2 energy per second. So U1 upon U2 क्या? सारे बच्चे जवाब देंगे जब तक कि और भी बात जॉइन न कर ले। गौरी, यही डाउट आंसर्स लिखना है या बोलना है? बच्चों इसमें जो दिया हुआ है कितना एनर्जी रेडिएट करेगा और दोनों का सरफेस फिनिश सेम रहेगा, क्योंकि मैं पहले पढ़ा दिया हूं कि ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है और यहाँ पे E मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर अदर देन ब्लैक बॉडी। वो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है, सरफेस का पॉलिश कैसा है, सरफेस नेचर कैसा है, ये दिया रहेगा दोनों का। सो U1 अपॉन U2 लिखेंगे बच्चों तो सिंपल सा लिखेंगे क्या, A1 अपॉन A2 इंटू T1 अपॉन T2 टू द पावर 4। इतना तो लिख सकते हो तुम लोग। A1 ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर, A2 4 पाई 2R का स्क्वायर। T1 कितना है बच्चों, तो ध्यान देना है ये डिग्री सेल्सियस में, हमें यहाँ केल्विन में लिखना है। तो दिस इज आई थिंक 500 केल्विन अपॉन ये जो बच्चों 400 केल्विन है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625 डिवाइड बाई ये हो गया बच्चों 4 और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 4 16 इंटू 16। अभी कर लो, इतना हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद बच्चों ये भी हमने डिस्कस किया था, एक बार रिपीट कर देता हूं। सराउंडिंग टेम्परेचर अगर सपोज T0 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो कोई भी बॉडी है तो उस पर सराउंडिंग से भी रेडिएशन फॉल करता है ना। सराउंडिंग से रेडिएशन फॉल करता है तो नेट एनर्जी
नेट रेडिएटेड एनर्जी सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। ये सराउंडिंग का रेडिएशन फॉल हुआ। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इतना, अदर देन ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करेगा बच्चों? ई सिग्मा ए सिग्मा ए 4 माइनस इतना उस पे भी फॉल करेगा, टी नॉट 4, लेकिन कहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी आ जाएगा? ए सिग्मा ए टी नॉट टू पावर 4। और यहीं से मैंने बताया था बच्चों कि ये इतना एनर्जी रेडिएट करा नेट, तो क्या होगा? अगर नेट रेडिएट करा दिस इज ग्रेटर, टी हाइयर है टी नॉट से, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। कितना कम होगा? तो मान लो dt टेम्परेचर कम हुआ है स्मॉल dt टाइम में, तो स्मॉल dt टाइम में कितना एनर्जी रेडिएट किया होगा? E सिग्मा ए टी टू पावर 4 माइनस ए सिग्मा ए टी नॉट पावर 4 इंटू dt। यूनिट टाइम में इतना, dt टाइम में इतना। ये माइनस साइन इसलिए लिखा बच्चों बिकॉज ये रेडिएट किया है, बाहर गया है, dt निगेटिव होगा। और E इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू E अभी जस्ट अभी प्रूफ कर दूंगा। ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट अब तो समझ में आ जाना चाहिए। इसको बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग। क्या ये रिवीजन हो गया बच्चों? क्या क्लियर ये? आयुष, आयुष क्या क्लियर ये? तो ऐसा सवाल मैंने पिछले क्लास में कराया था, ये फटाफट बताओ क्या होगा? यश का कुछ थे, दोबारा पढ़ा दिया हूं, ये सॉल्व होना चाहिए। AMS
कौन बताएगा इसका आंसर? कोई आंसर आया क्या अभी तक? प्रथमेश, पिछले सवाल तो तुम्हारा गलत था ना आंसर? हाँ सर, कैलकुलेशन। क्या गलत किया? सर वो 3 जैसा दिख रहा है। चलो, रुद्राक्ष ने कुछ आंसर बताया, बाकी बच्चे बताएं। रोहित गुड, और कोई? प्रिया पाटिल का आंसर नहीं आ रहा आजकल। प्रिया कनेक्टेड हो? हाँ सर। क्यों तेरा मैसेज नहीं आ रहा? सलोनी, रोहित, रुद्राक्ष, 3 बच्चों ने मैसेज किया अभी तक। पल्लवी, ओंकार, निकुंज कोंकणी, निकिता, नताशा तो कर सकते, तो सिंसियर बच्ची है। लोकेशा, इसका तो जवाब दो यार तुम लोग। अभी देखो क्या किया है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, ई सिग्मा सेम है, एस सेम है। एस क्यों सेम है? आयन है दोनों सेम मटेरियल है। गुड। तो बचा क्या बच्चों? ये एरिया और ये मास। तो यहाँ पे एरिया सेम है क्या? नहीं। मास सेम है क्या? नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं बच्चों। ई सिग्मा, ए को लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, बिकॉज रेडियस दोनों का अलग दिया है, एम भी नहीं दिया है, क्या लिखेंगे? 4 पाई बाई 3 आर क्यूब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, कोई भी स्फीयर लिया, इनटू रो इंटू एस, एम एस। यहां से देखो क्या दिख रहा है बच्चों, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब, तो बच जाएगा dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आ रहा है? इसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, आर स्क्वायर का नहीं, आर के प्रोपोर्शनल, 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? dt बाई dA दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन RA इंटू RB। RB कितना है बच्चों? 2R अपॉन R। टू। बताओ कितने बच्चों ने सही किया? सेकेंड टाइम पढ़ा रहे हैं फिर भी गड़बड़ करते हो तुम लोग। तो ये सवाल मुझे ध्यान है कि कहां तक रिकॉर्ड हुआ। और फिर से मैंने दे दिया था, एक का मास m, दूसरे का मास 8m, दोनों सॉलिड स्फीयर है, दोनों सेम मटेरियल का है, सेम टेम्परेचर से हिट किया है, सेम सराउंडिंग में हैंग किया है, सेम सरफेस फिनिश है। तो रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग पूछा है। इससे पहले जो सवाल दिए थे बच्चों उसमें रेडियस दिया था, यहाँ पे मैंने मास दे दिया है। और ये तुम्हें पता है कि रेट ऑफ कूलिंग किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये तो सेम है, एरिया और मास पे। तो मास का रेशियो दिया हुआ, एरिया का रेशियो निकालना है इस सवाल में। बट बेहतर मैं क्या करूंगा, एरिया को भी रेडियस में लिख देता हूं, मास को भी रेडियस में लिख लिया, रेडियस के फॉर्मेट में। और हमने देखा कि ये आ जाता है 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल। तो रेडियस में क्या रेशियो है? तो जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये लिखे, दूसरे का मास 8m दिया हुआ, ये लिखा, और
ये आ गया बच्चों, आर बाई आर ए इतना आ गया, यही हो जाएगा। क्लियर ये? इमेसिव पावर पढ़ाया था क्या? यस सर। पढ़ा दिया था? ये ध्यान नहीं, चलो लिख लो फिर से। इमेसिव पावर होता है बच्चों किसी बॉडी का how much energy it is radiating per second per unit area. हालांकि बहुत जगह पे इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट सॉलिड एंगल। अच्छी बार हम जाओगे तो ये एक और बुकलेट में देखोगे तो एक और टर्म डिफाइन किया है, इमिसिव पावर के साथ साथ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो देख लेना बुकलेट में डेफिनेशंस लिखा हुआ, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कह किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकंड, पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो वो अभी वेवलेंथ वाला टर्म मैं अभी समझाऊंगा, तो अभी वो नहीं बता रहा हूँ। सिंपली इमिसिव पावर, तो कितना एनर्जी कोई बॉडी रेडिएट करता है बच्चों। तो अगर मान लो इमिसिविटी उस बॉडी का ई है, ई इंटू सिग्मा इंटू ए टी टू द पावर 4, इतना एनर्जी रेडिएट कर रहा है कोई बॉडी पर यूनिट एरिया, तो इतना हो जाएगा। तो इमिसिव पावर बच्चों किसी बॉडी का किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ई, और टेम्परेचर के अलग टेम्परेचर पर अलग इमिसिव पावर होगा, और इसको जनरली ई से डिनोट करते हैं इमिसिव पावर को। और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर रहता है तो पर्टिकुलर वेवलेंथ रहता है, तो यहाँ पे लैम्डा लिख देते हैं। इमिसिव पावर इज दिस। अब एक लॉ पढ़ाता हूँ बच्चों, किरचॉफ्स लॉ, बहुत छोटा सा। ये डबल एच होता है क्या किरचॉफ्स लॉ में? जो किरचॉफ्स वहां पे पढ़े थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही बताया। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी बॉडी है उसका इमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर दैट विल बी कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग बॉडी लिया, पर्टिकुलर टेम्परेचर ध्यान देना है, क्योंकि इमिसिव पावर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वी विल कंपेयर एट सेम टेम्परेचर। इस बॉडी का इमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिविटी, दूसरे बॉडी का इमिसिव इज टू एब्जॉर्प्टिविटी, इस सबका लेंगे वो कांस्टेंट होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी। और ये ब्लैक बॉडी का क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्टिविटी 1। सो इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी बॉडी का किसके बराबर होगा बच्चों, इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, बिकॉज एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा 1। इन जनरल किसी बॉडी का कितना होता है, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ए चला गया सॉरी, ई सिग्मा टू द 4 डिवाइड बाई ये, दैट इज इक्वल टू ब्लैक बॉडी का सिंपली सिग्मा टी टू द 4, बिकॉज इमिसिविटी उसका 1 होता है, ए तो हो जाएगा 1। सो ई बाई ए रेशियो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1। दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू
ए। किरचॉफ्स लॉ से ये प्रूफ हो गया। मतलब ई को बोलते हैं इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी। इज इट क्लियर? इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी फॉर एनी बॉडी। देखना बच्चों, इमिसिव पावर, किसी बॉडी का अगर इमिसिव पावर ज्यादा है, वो ज्यादा इमिट कर रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा, बिकॉज दिस रेशियो शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब इमिसिव पावर ज्यादा का मतलब दैट इज अ गुड रेडिएटर। बच्चों एक गुड रेडिएटर जो होगा वो कैसा होगा? गुड रेडिएटर मतलब गुड इमिटर। क्या बच्चों गुड एब्जॉर्बर भी होगा क्या, या बैड एब्जॉर्बर होगा? एब्जॉर्प्टिविटी क्या बताता है? गुड एब्जॉर्बर। तो ये लिख लेना, क्या बता रहे हैं? गुड एब्जॉर्बर। यस, गुड इमिटर विल बी ए गुड एब्जॉर्बर आल्सो। ठीक है, तो लिख लो। किरचॉफ्स लॉ का जनरली ऐसे ही समझते हैं। ये स्टेटमेंट डीट में आ सकता है, गुड इमिटर या रेडिएटर will be good absorber. अगर मैं बच्चों बोलूं कि गुड रिफ्लेक्टर will be a good absorber या bad absorber? बैड एब्जॉर्बर। Brilliant, बैड एब्जॉर्बर। बहुत बढ़िया, तुम लोगों को तो समझ में आ रहा है सर। चलो, जब किरचॉफ्स लॉ को ना समझने के लिए एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूं, तो तुम्हारे मन में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा है। क्या करते हैं बच्चों कि एक शाइनिंग पेंटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक ब्लैक पेंटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं। और इसको रूम में हैंग कर देता हूं। हमें ये दिखाना है कि विच वन इज ए गुड इमिटर, इसमें कौन सा है। सो दोनों को रूम टेम्परेचर पे हैंग कर दिया और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। किसके बराबर है? रूम टेम्परेचर के बराबर है। दोनों इक्विलिब्रियम है। मुझे बताना बच्चों, दोनों पे सराउंडिंग से जो रेडिएशन आएगा वो सेम रेडिएशन आएगा या डिफरेंट आएगा? फॉल होगा। आइडेंटिकल सराउंडिंग, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल शेप साइज है। सो दोनों पे सेम अमाउंट का रेडिएशन फॉल कर रहा है। बट जो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन हमने दिया था कि वो जितना भी रेडिएशन फॉल हुआ, सपोज 10 जूल रेडिएशन फॉल हुआ दोनों, ये 10 का 10 जूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बच्चों शाइनिंग पेंटेड है तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? सपोज 2 जूल एब्जॉर्ब किया, बाकी को क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अभी ये बॉडी 2 जूल पर सेकेंड सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये 10 जूल एनर्जी पर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों रूम टेम्परेचर पे, दोनों का टेम्परेचर T0। बच्चों ये कुछ रेडिएट भी कर रहा होगा कि नहीं? यस सर। रेडिएट कर, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, रेडिएट कर रहा है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कितना रेडिएट कर रहा है? 10 जूल। और 10 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस ये 10 जूल ही रेडिएट कर रहा है। ये कितना रेडिएट कर रहा है? कितना रेडिएट कर रहा है? 8 जूल।
नहीं, 2 जूल इसने एब्जॉर्ब किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नेट जो उसका एब्जॉर्ब होगा वो 0 होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, तो ये 2 जूल रेडिएट कर। अब लैंग्वेज मतलब ये समझो, तीनों टेम्परेचर पे ये 10 जूल रेडिएट कर रहा पर सेकेंड, तीनों टेम्परेचर पे ये 2 जूल रेडिएट कर रहा पर सेकेंड। विच वन इज गुड इमिटर? ब्लैक बॉडी। मतलब सेम टेम्परेचर पे इसने ज्यादा रेडिएट किया कंपेयर टू दिस। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये अच्छा ऑब्जर्वर है तो अच्छा इमिटर भी है, ये हमने प्रूव कर लिया एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करके। यस सर। साहब ने भी यही कहा। सो गुड ऑब्जर्वर विल बी गुड इमिटर। तो ये दिल में बैठ गया, मतलब दिमाग में बैठ गया, अब तो नहीं भूलोगे ना? नो सर। No, sir. No, sir. गुड। नो। अच्छा, एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है और इसका यूज आगे भी होगा। और हेडिंग डाल दो सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट let's this is sun and its surface temperature is Ts as for sun, और ये बच्चों रेडिएशंस इमिट कर रहा है। इट इज इमिटिंग रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। And let's, here is earth, हमें बच्चों बताना है कि ये सन से अर्थ पे जो एनर्जी आ रहा है वो यूनिट एरिया में कितना एनर्जी आ रहा है। ठीक है, यूनिट एरिया। मैं क्या करता हूं, ये जो डिस्टेंस है ना सन का, सपोज ये ले लिया डी, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर, और एक ऐसा स्फीयर कंसीडर करो। मैं बोल सकता हूं बच्चों जितना एनर्जी ये रेडिएट किया सब कितने एरिया से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे ये सारा एनर्जी इस स्फीयर से क्रॉस कर रहा होगा, ये डी रेडियस के स्फीयर से, ये सारा एनर्जी। ये ना बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। जितना एनर्जी ये रेडिएट किया सारा एनर्जी इस स्फीयर से भी पास कर रहा है, सारा एनर्जी इस स्फीयर से भी पास कर रहा है। मुझे निकालना होता है बच्चों यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सो व्हाट वी विल से, जितना एनर्जी ये रेडिएट किया, सपोज इसने एनर्जी रेडिएट किया P, पावर P है और वो कितना है, तो सिग्मा A इसका एरिया सरफेस एरिया ऑफ द सन इनटू Ts टू द पावर 4, और ये सारा एनर्जी इतने सरफेस एरिया से पास कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिट से कितना पास करेगा, so total power radiated divided by 4 pi r square. Is it clear? R मतलब ये यहाँ पे ऐसे लिखा,
हूँ, ये आर के जगह पे इसको आर ही लिख लेता हूँ बच्चों, रहने देता हूँ, है ना, जनरली आर में ही लिखा है, आर इज द डिस्टेंस। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, सो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे घट रहा है, 1/r² से चेंज हो रहा है। बोलो क्लियर। इसी इंटेंसिटी को, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो ये पावर है कितना, सिग्मा 4π RS का स्क्वायर T⁴ डिवाइड बाई 4πr², सिग्मा RS/r का स्क्वायर T⁴, यही इंटेंसिटी जो है इसी को नाम दिया गया है बच्चों। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक डिस्क रख दिया सम एरिया का, तो उस डिस्क पे कितना एनर्जी पर सेकंड फॉल होगा, तो यूनिट एरिया पे आई फॉल हो रहा है, तो उस डिस्क पे जो भी एरिया रहेगा तो आई इंटू एरिया पर सेकंड फॉल करेगा। बोलो बच्चों, है तक क्लियर। अब इसी में एक सवाल लेते हैं बच्चों। Assume Earth as black body. इस पे जो रेडिएशन फॉल कर रहा है वो सन से ही सिर्फ रेडिएशन फॉल कर रहा है, ये भी assumption है। Find equilibrium temperature of Earth, क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ये केवीपीवाई में पूछा जा सकता है ऐसा सवाल कि जितना रेडिएशन इस पे फॉल किया, कितना फॉल किया बच्चों, इसका सपोज रेडियस लेता हूं RE, रेडियस ऑफ अर्थ, RE RS से बहुत बड़ा है ये स्मॉल r, स्मॉल r is much greater than RE। कोई बताएगा कि यहाँ पे जो कितना एनर्जी फॉल कर रहा अर्थ पे, सॉल्यूशंस लिख रहा हूं, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन अर्थ सरफेस। मैं कुछ ऑप्शन देता हूं बच्चों, तुम लोग बताना कि क्या होगा। इंटेंसिटी आई है जो कि इतना है, आई इंटू पाई इंटू RE² होगा पहला ऑप्शन, या आई इंटू 2π RE² होगा दूसरा ऑप्शन, या आई इंटू 4π RE² होगा ये तीसरा ऑप्शन। विच ऑप्शन विल बी ट्रू। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं। सवाल ये है
यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है इस अर्थ पे कितना फॉल करा, इंटेंसिटी आई। एनीवन? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो बच्चों ने जवाब दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। जो दिल में आ रहा है बताओ तो। मुझे तो ये तो पता चले तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो। नताशा, ब्रिलियंट जवाब है, बहुत ही बढ़िया। एक ही बच्ची ने अभी तक जवाब सही दी है, वो नताशा। बाकी सारे बच्चे गलत जवाब दिए हैं। नाउ जानवी करेक्ट। नताशा तूने सोच समझ के जवाब दिया, ऐसे ही दे दिया? संस्कृति करेक्ट। जानवी संस्कृति सेकंड अटेम्प्ट में करेक्ट की, जानवी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सबसे पहले नताशा। रुद्रदास गलत जवाब है। दिशा नाउ करेक्ट। सलोनी करेक्ट। यार देखो यहां से, सपोज रेडिएशन ऐसे आ रहा है, इंटेंसिटी आई है सपोज, और मैंने कहा कि इस स्फीयर पे कितना एनर्जी फॉल करेगा। सपोज ये रेडियस आर है, तो ये सरफेस एरिया लें या ये सरफेस एरिया लें? तो ये जो सरफेस एरिया ना, पाई आर स्क्वायर से जितना क्रॉस करेगा सारा इस पे फॉल करेगा। तो ये सरफेस एरिया नहीं लेंगे बच्चों, ये वाला सरफेस एरिया लेंगे, ये वाला, है ना। ये अगर डिफरेंट शेप का भी होता, ऐसा ऐसा भी होता, तो भी उतना ही फॉल करता। और 4 पाई आर स्क्वायर तो सर्टेनली गलत हो जाएगा, बिकॉज इधर कहाँ एनर्जी आ रहा है। तो आई होप कि तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या रियलाइज हुआ ये? ध्यान सुनो, जो ऐसे एनर्जी आ रहा है बच्चों, ये एरिया नहीं, ये कर्व नहीं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। ये एरिया लेंगे, इससे जो भी क्रॉस किया सब इसी पे फॉल करेगा, और इसका शेप कैसा भी होता इतना एनर्जी फॉल कर। तो आते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कहा एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दिस, तो कितना लिखा? I इंटू पाई इंटू आर ई स्क्वायर। अगर सपोज इसका टेम्परेचर T है, तो ये एनर्जी कितना रेडिएट करेगा? E इंटू 4 पाई आर ई का स्क्वायर। देखना यहाँ पे, अब 4 पाई आर ई, बिकॉज ये रेडिएट कर रहा है। E इंटू एरिया, रेडिएशन में ये पूरा लेंगे, इसका टेम्परेचर सपोज T लिखा है, तो ये आ जाएगा रिलेशन। आई का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ सिग्मा भी रहेगा, सॉरी ई नहीं रहेगा, ई तो मान लिया, ब्लैक बॉडी है। सिग्मा, सिग्मा आर एस अपॉन आर होल स्क्वायर
पाई आई का स्क्वायर सर टीएस रेस टू 4 भी लिखा। हाँ टीएस रेज टू पावर 4 सिग्मा जाएगा बच्चों पाई जाएगा तो टी टू द पावर 4 जो आ जाएगा आर एस अपॉन आर एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर ई स्क्वायर जाएगा ये 4 आ गया ये बच्चों हो गया केवीपीवाई लेवल का सवाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, बस 10 मिनट का थ्योरी है, 5 मिनट का थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पे जो रेडिएट कर रहा है, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन में कौन से वेवलेंथ प्रेजेंट है। रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइक लाइट। लाइट एक विजुअल रेंज है जो कि 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच का है। बट अदर हमें दिखते नहीं, बट वो रेडिएशन है, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जस्ट लाइक लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड सी, और ये चैप्टर हमें डिटेल में पढ़ना है आगे। ये जो रेडिएशन है बच्चों, ये जो बॉडी रेडिएट कर रहा है, उस रेडिएशन में कौन से वेवलेंथ है, क्या विजुअल लाइट का वेवलेंथ है, या इंफ्रारेड का है, अल्ट्रावायलेट का है, कि सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है ना। तो एक्चुअली दिस रेडिएशन consist of all wavelengths. सारे वेवलेंथ के रेडिएशन प्रेजेंट है। तो क्या सारे वेवलेंथ के रेडिएशन जो है वो इक्वल इंटेंसिटी का है या डिफरेंट इंटेंसिटी का है। तो डिफरेंट इंटेंसिटी का। अलग अलग वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंटेंसिटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रेडिएटेड है, दैट इज डिफरेंट, बट सारे वेवलेंथ। जैसे ये किसी टेम्परेचर पे है, सपोज 400 केल्विन पे है, तो ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसमें 100 नैनोमीटर का भी वेवलेंथ होगा, 500 नैनोमीटर का भी होगा, 500 नैनोमीटर का भी होगा, 1000 नैनोमीटर का भी होगा, है ना। लेकिन हर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी अलग है। इफ वी ड्रॉ अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करते बच्चों कि इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी है, बच्चों कुछ ऐसा आता है ग्राफ।
इंटेंसिटी, दैट मींस इस वेवलेंथ के कारण कम इंटेंसिटी, इसके कारण ज्यादा, इसके कारण ज्यादा, और एक वेवलेंथ है जिसके कारण सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, फिर और कम होने लगेगा और कम होने लगेगा। तो ये जो m पुट किया, ये वो वेवलेंथ है बच्चों जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। ये लैम्डा मैक्सिमम नहीं है, ये लैम्डा वो वेवलेंथ है जिसपे बॉडी जो रेडिएट कर रहा है, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का इंटेंसिटी इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और ये जो वेवलेंथ है बच्चों, किस पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, ये डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कितना है। अगर सपोज हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये सपोज T1 टेम्परेचर पे है, क्योंकि अलग टेम्परेचर लेंगे तो हमें एनर्जी जो रेडिएटेड है कुछ मिल रहा है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर you will get different intensity corresponding to different wavelength. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो कुछ ना ऐसा आ जाता है बच्चों, ये हो गया बच्चों T2 टेम्परेचर, ऐसा ड्रॉ करो, थोड़ा सा ऊपर से निकाल। ग्राफ इतना अच्छा नहीं बना, मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ दोनों के लिए। जगह कम पड़ रहा था। But we are drawing intensity versus wavelength. If you increase the temperature, अगर हम उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो जिस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, इट डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स ओरिजिन, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये है क्या, ये लॉ क्या है, तो ही सेज दैट कि जो बॉडी का वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, ये जो हो जाएगा बच्चों, ये होगा कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस कांस्टेंट का वैल्यू को लिखते हैं v, इसको वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, बिकॉज लेंथ और ये केल्विन, and this is universal constant, and this is for black body. एकदम ध्यान से देख लो, ये एकदम से ध्यान में होना चाहिए। और ये क्या बता रहा है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बता रहा है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, तो ये लैम्डा एम क्या होना चाहिए, स्मॉल, कम होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये लैम्डा एम जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, दैट्स व्हाई इसको डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? वो कांस्टेंट का यूनिट क्या है? क्या होगा, देखो ये वेवलेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिखो, तो ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर केल्विन। और देखो बच्चों, ये कितना यूजफुल लॉ है। मुझे सन के सरफेस का टेम्परेचर चाहिए,
तो सन का सरफेस का टेम्परेचर कैसे मेजर होगा बच्चों? क्या तुम हनुमान जी को बोलोगे कि हनुमान जी आप जाइए थर्मामीटर लेके सन के पास रख के लेके आइए कि कितना टेम्परेचर है? सोचो कैसे मेजर करेंगे? वहां पे जाना तो मुश्किल है। कैसे, हाउ टू विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन? देखो ये कितना मेथड को इजी कर देता है कि जो सन से रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से वेवलेंथ प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब किस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है ना? अगर ये वेवलेंथ मुझे मिल गया, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये पता है, टेम्परेचर निकल जाए। और टेम्परेचर सन का निकाल लो। किसी भी स्टार का रहा है, स्टार से जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन को एनालाइज करो एंड देन यू विल गेट द टेम्परेचर। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जेड वाली वालों के लिए तो बहुत ही फेमस लॉ है। छोटा सा इस पर बहुत बार सवाल पूछा। तुम्हें ये ग्राफ ध्यान देना है बच्चों। ये अगर ग्राफ दिया हो तो देखो ये T2 के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ छोटा है तो क्या लिखेंगे? T2 इज ग्रेटर देन, ये ग्राफ ध्यान दो। अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व गिव्स, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? कहोगे कि ये वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इतना एनर्जी है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो ये स्टेप बताएगा लैम्डा से डी लैम्डा के बीच में इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी, तो सारे एनर्जी को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड ऑफ द बॉडी। ठीक है? सो एरिया विल गिव टोटल एनर्जी रेडिएटेड। सर वो कांस्टेंट सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए होगा क्या? हाँ, ये वाला जो कांस्टेंट ब्लैक बॉडी के लिए, अदर बॉडी के लिए फिर ये कांस्टेंट अलग हो जाता है। और सन स्टार ये सबको ब्लैक बॉडी जैसा ही ट्रीट करते हैं। ये ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछा जाए ब्लैक बॉडी है and it has maximum intensity हंड्रेड नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी? तो क्या करोगे बच्चों? ओके सर, लैम्डा एम इंटू टी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट 0.288 सेंटीमीटर केल्विन is equal to 0.288 centimeter Kelvin divided by 100 nanometer. (0.288 upon ये 100 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 to the power 9 -9 और ये 100 है तो -7 मीटर, ये लिख सकते हैं -5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर?
नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और ये 100 होगा, 100 मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁵ हो जाएगा। सो 2, सही लिख रहा हूं ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है? सही है सर। ये लिख लो, कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁵ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 288, 10⁻³ गया और 2 और, एक 0 एक और 0, इतना केल्विन। अच्छा, ये सवाल पढ़ो और आंसर दो, क्या होगा?
अच्छा ये लास्ट सवाल आज का, बॉडीज रेडिएशन, इसका आंसर तो सबको पता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लैम्डा नॉट इंटू टी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू 2 टी नॉट, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 2। इसका आंसर क्लियर है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, आईआईटी जेई का। राइट, बॉडीज रेडिएशंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी इज फॉर 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग उसके रेडिएशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम है। फिर पूछ रहा है कि अगर U1 इज द एनर्जी फॉर वेवलेंथ 500 नैनोमीटर टू 501 नैनोमीटर, मतलब 500 नैनोमीटर से 501 नैनोमीटर के बीच में एनर्जी है U1। गैप, थाउजेंड टू 1001, यहां देखो गैप 1 नैनोमीटर का लिया, इसमें इतना एनर्जी है U2, और 1500 इधर होगा, ये भी 1500 से 1501 में इतना एनर्जी है। कोई बता सकता है U1 U2 में क्या रिलेशन होगा, U3 और U2 में क्या रिलेशन होगा? ग्राफ मैंने बता दिया, सॉल्यूशन ये है। कैन यू फाइंड बच्चों? एनीवन, U1 U2 में क्या रिलेशन होगा? बहुत बढ़िया ओंकार, बहुत सही जवाब है। अच्छा ये ग्राफ ही बता रहा है कि देखो ये विड्थ तीनों का सेम है, ये तीनों का सेम है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी, ये कम है बच्चों, ये भी कम है। सो U1 इज, सॉरी U1 इसको कहा है ना 500 टू ये, तो U1 इज लेस देन U2, U3 भी लेस देन U2। बच्चों आज का सवाल यहीं तक, बाय बच्चों।